नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। बोली बिसरी कहानी में आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास वैरागी का प्रथम अध्याय। इसी तरह की कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। कुंज वैष्णव जी की छोटी बहन कुसुम के बचपन का इतिहास इतना भद्दा है कि उसकी याद आते ही वह दुख और लज्जा के कारण जमीन में गड़ सी जाती है। 2 ही साल की उम्र में उसके पिता मर गए थे और माता ने भीख मांग मांग कर भाई बहन को पाला पोसा था। और जब वह 5 साल की हुई तो लड़की को सुंदर देखकर बाड़ल ग्राम के निवासी धनी गृहस्थ गौरदास ने अपने बेटे वृंदावन के साथ उसका विवाह कर दिया। किंतु विवाह के कुछ दिनों बाद कुसुम की विधवा माता की बहुत बदनामी फैली। इसलिए कुसुम का परित्याग कर गौरदास ने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी। कुसुम की मां दुखिया और गरीब थी, परंतु थी तो अभिमानिनी। गुस्से में आकर वह भी अपनी बेटी को दूसरी जगह ले गई और उसी महीने में एक असली वैरागी के साथ उसकी कंठी बदल क्रिया संपन्न कर दी। किंतु 6 महीने के भीतर ही वे असली वैरागी राम स्वर्ग सिधार गए। परंतु कुसुम की माँ के अलावा और कोई नहीं जानता था कि वह कौन थे, कहाँ के थे। कुंज भी नहीं जानता था। उसकी माँ को किसी को अपने साथ नहीं ले गई थी और सचमुच ही इस वैरागी के साथ कुसुम की कंठी बदली गई थी भी या नहीं, यह केवल एक अफवाही थी और यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। यह सब कुसुम की 7 साल की उम्र में ही हो गया था, तभी से वह विधवा है। थोड़े में यही उसके बचपन का इतिहास है। अब वह 16 साल की युवती है। सौंदर्य उसके अंग अंग से फूटा पड़ता है। गुणवती भी है और कामकाज करने में भी पटु है। लिखना पढ़ना भी जानती है। किसी बहुत बड़े घर के आदमी के लिए वह शायद अनुपयुक्त तो नहीं लगती। इधर वृंदावन के पिता मर गए और स्त्री भी मर गई। उसकी उम्र भी 25-26 साल से अधिक नहीं। अब वे कुसुम को फिर से अपनाना चाहती हैं। 50 रुपये नगद, 5 जोड़े धोती और दुपट्टे और 5 भर सोने और 100 भर चांदी के गहने कुसुम को देने के लिए वे तैयार हैं। गरीब कुंजनाथ लालच में पड़ गया है। वह चाहता है कि कुसुम राजी हो जाए, पर वह कुछ सुनती ही नहीं। इन दोनों के माँ बाप नहीं हैं। दोनों भाई बहन एक झोपड़ी में रहते हैं जो ब्राह्मणों के मोहल्ले में है। बचपन से कुसुम ब्राह्मणों की बेटियों के साथ खेलती कूदती आ रही है। उन्हीं के साथ वह पंडित की पाठशाला में पढ़ी है और सयानी हुई है। अब भी ब्राह्मणी उसकी सखियां सहेलियां हैं। इसी से पुरानी बातों को याद कर उसका शरीर लज्जा और घृणा से कांप जाता है। मलेरिया और हैजे से पीड़ित बंगाल की स्त्रियों को विधवा होते देर नहीं लगती। उसके बचपन की सखियों में ये कई उसी की तरह हाथों की चूड़ियां फोड़कर और मांग का सिंदूर मिटाकर फिर अपने जन्म स्थान लौट आई हैं। उनमें से कोई उसकी मकर गंगा जल है, कोई महाप्रसाद। सहेलियों का मनगढ़ंत नाम है ये। तौबा तौबा, भला मैं अपने भाई की बात मानकर इस जन्म में फिर अपना काला मुंह इस गांव में किसी को दिखला सकूंगी? कुंज ने कहा, बहन यह बात मान लो, तुम सच पूछो तो तुम्हारे असली पति वृंदावन ही है। कुसुम ने चिढ़कर जवाब दिया, भाई मैं असल नकल नहीं जानती, केवल इतना जानती हूँ कि मैं विधवा हूँ। तुमने क्या मुझे कुत्ता बिल्ली समझ रखा है? इच्छा हो वही कर गुजरूं। उधर ब्याह हुआ, इधर कंठी बदली, फिर ब्याह हो और फिर कंठी बदले। जाओ अब मेरे सामने ऐसी बात ना करना। बड़ल वालों में से मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरे पति मर चुके हैं और मैं विधवा हूँ। कुंज बेचारा इसके आगे कुछ भी ना कह सका। अपनी इस पढ़ी लिखी तेजस्विनी बहन के सामने वह सिटपिटा जाता है। फिर भी वह सोचता है, परंतु एक तरफा। वह बहुत गरीब है। 2 झोपड़ियों और इनसे सटे आम और कटहल के छोटे से बागीचे के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं। इसलिए धोती, दुपट्टे और इतना नगद रुपया उसके लिए मामूली चीज नहीं। अगर यह लालच छोड़ भी दिया जाए तो वह अपनी स्नेहभाजन बहन को किसी जगह बिठाकर उसे उसी तरह सुखी देखकर खुद भी तो सुखी होना चाहता था। उनके समाज में कंठी बदलने का रिवाज है, इसलिए उसकी माँ यह संस्कार कर गई। पर वह समझ नहीं पाता कि जब उसकी माँ मर गई है और कुसुम का पति वृंदावन जब उसे घर ले जाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, तो ऐसे मौके को वह क्यों हाथ से जाने देना चाहती है? क्यों उसकी ओर वह ध्यान नहीं देती? समाज के फौजदारों और छड़ीदारों की राय लेकर थोड़ा सा
मालसा चूड़ा दही ही तो भोग लगा देना है। विवाह का सारा खर्च तो वृंदावन ही देगा। उसके बाद सारे दुख तकलीफों से छुटकारा, खुशी से रानी बनकर रहेगी। कैसी मूर्ख है कुसुम। ओहो, अगर वह खुद ही कुसुम होता तो बस कुंज हमेशा ही इस तरह की बातें सोचा करता था। कुंज फेरी का काम करता है। सूत के नाड़े, माला, कंघी, सिंदूर, तेल, बच्चों के खेलने की गुड़िया इत्यादि कई प्रकार की चीजें एक बड़े से टोने में सजाकर सिर पर रखकर वह रोज 4 गांवों की फेरी लगाया करता है। सौदा बेचकर जो कुछ कमाता शाम को अपनी बहन के हाथ पर रख देता। कुसुम कैसे मूलधन बनाए रखकर उन्हीं पैसों से गृहस्थी का काम चला लेती है, इस बात को ना समझ सकता था और ना समझने की कोशिश ही करता था। घूमते फिरते आज सवेरे ही वह बाड़ल गांव में जा पहुंचा। रास्ते में ही उसकी भेंट वृंदावन से हुई। वह कहीं बाहर जा रहे थे। कुंज को देखकर लौट पड़े। अपने इस रिश्तेदार को बड़े आदर से वे घर ले आए। हाथ पैर धोने के लिए उसे पानी दिया और तंबाकू चढ़ाकर उसकी खातिर की। उसकी माँ ने तरह तरह का भोजन बनाकर कुंज को भरपेट भोजन कराया और किसी तरह भी उस कड़ी धूप में उसे वहां से जाने नहीं दिया। शाम को कुंज घर लौटा, हाथ पैर धोकर कुछ चना चबेना खाने बैठा। उसने सारी बातें अपनी बहन से कह सुनाई और आखिर में यह भी कहा कि वह एक अच्छा गृहस्थी है। बाग बगीचा, ताल, खेती बाड़ी, किसी तरह की कमी नहीं। लक्ष्मी तो उनके घर में जैसे फटी पड़ती है। सब बातें कुसुम ने चुपचाप सुन ली, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। कुंज ने इसे एक अच्छा लक्षण समझा और बड़े विस्तार के साथ बताया कि वृंदावन की माँ ने कैसे अच्छी अच्छी चीजें बनाई और कितना उसका आदर सत्कार किया, और खिला पिला लेने पर भी क्या वह मुझे छोड़ती थी। कहने लगी, इतनी धूप में जाओगे तो सिर में दर्द होने लगेगा, बीमार पड़ जाओ। अपने भाई के मुंह की ओर देखकर कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो दिन भर आज तुम इसी काम में लगे रहे, बस पेट भर भोजन किया और सोए। कुंज ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, तो तुम ही बताओ ना बहन, और क्या करता। किसी तरह भी वह न छोड़ती थी, तो जबरदस्ती में कैसे चला आता। कुसुम ने कहा, अच्छा, पर अब तुम उस गांव में कभी मत जाया करो। कुंज इस बात को ठीक से समझ नहीं सका। उसने पूछा, क्यों ना जाया करूं। कुसुम ने कहा, जब भी वे रास्ते में मिलेंगे तुम्हें पकड़ ले जाएंगे। वे ठहरे बड़े आदमी, उनको तो कुछ नुकसान होगा नहीं, पर इस तरह हमारा काम कब तक चलेगा। बहन की यह बात सुनकर कुंज को बहुत दुख हुआ। कुसुम यह समझ गई और हंसकर बोली, ना भैया, मैं यह नहीं कहती। एक आध दिन में भला कौन सा बड़ा नुकसान हो जाता, परंतु वे ठहरे बड़े आदमी और हम गरीब, उनसे ज्यादा मेलजोल बढ़ाने की हमें जरूरत ही क्या है। कुंज ने कहा, बहन, मैं खुद तो उनके घर नहीं जाता। कुसुम, बहुत अच्छा, अगर तुम स्वयं नहीं जाते तो और वे बुलाकर ही ले जाते हैं तो हमें भी जाने की क्या जरूरत है। कुंज, अगर ऐसी बात है तो इन ब्राह्मण की लड़कियों से तुम इतना क्यों मेलजोल रखती हो। वे सब भी तो बड़े आदमियों की लड़कियां हैं, फिर क्यों जाती हो। अपने भाई के मन की बात समझकर कुसुम हंसने लगी। उसने कहा, उनके साथ मैं बचपन से खेलती आ रही हूँ। इसके अलावा वे ना तो हमारी जाति की हैं और न समाज की। उनके यहाँ जाने में हमारी लज्जा की कोई बात नहीं, किंतु उनकी बात कुछ और है। थोड़ी देर चुप रहकर कुंज ने कहा, ना उनके यहाँ जाने में भी लज्जा की कोई बात नहीं, अवश्य ही उन पर लक्ष्मी की कृपा है और उनके पास 4 पैसे भी हैं, परंतु छूकर भी अहंकार या घमंड उनमें नहीं है, जैसे सभी मिट्टी के पुतले हों। मेरे दोनों हाथ पकड़कर वृंदावन की माँ ने जिस तरह। उसकी बात काटकर और चिढ़कर कुसुम ने कहा, फिर वही बातें भैया, हमारी माँ पर उन लोगों ने इतना बड़ा कलंक लगाया था, शायद तुम भूल गए। कुंज ने प्रतिवाद करते हुए कहा, एक बात भी उन लोगों ने किसी से नहीं कही है। डाह के कारण कुछ बदमाशों ने झूठ मूठी बदनाम किया था। कुसुम ने कहा, तभी तभी तो उन लोगों ने मुझे घर से निकालकर दूसरा ब्याह कर लिया। क्यों। कुंज ने कुछ अप्रतिभ होकर कहा, सो तो ठीक है, पर बेचारे वृंदावन का इसमें जरा भी हाथ नहीं था। यदि था तो उसके बाप का। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुसुम ने शांत भाव से कहा, अच्छा दादा, चाहे किसी का भी दोष हो, परंतु जो बात होने की नहीं उसे बार बार दोहराने से क्या फायदा। जाने भी दो, मैं तुमसे बहस नहीं करती। बहन की इस बात का जवाब पहले तो कुंज नहीं दे पाया, पर कुछ ठहर कर रुष्ट होकर कहा, तुम बहस तो नहीं करती, परंतु मुझे तो सब ओर से देखना है। जरा सोचो तो कि आज मैं अगर मर जाऊं तो कल तुम्हारी क्या हालत होगी। कुसुम उदास हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर गंभीर होकर कुंज कहने लगा, अपने परिचित सभी बड़े बूढ़ों से मैं पूछ चुका। नलडांगे वाले बुढ़े बाबा तक से तुम्हारी खास राय ले आया हूँ। तुम जानती हो, उन सबों ने बड़ी खुशी से अपनी राय दी है।
कुसुम के मुंह का भाव सहसा कड़ा हो गया, परंतु थोड़े में वह यही कहकर चुप हो गई, हाँ जानती क्यों नहीं हूँ। मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में और मेरी कंठी बदलने के बारे में समाज में आलोचना हो रही है और अच्छे अच्छे लोगों की यही राय ली जा रही है। इस संवाद से कुसुम अत्यंत क्रुद्ध हो गई, किंतु अपना वह भाव दबाकर उसने पूछा, क्यों दादा, इस रात तुम क्या खाओगे? कुंज ने बहन के मन का भाव समझकर कहा, मुंह भारी बनाकर, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। कुसुम और क्रुद्ध हो गई। वह अपनी कोठरी में चली गई। वहीं बैठे बैठे कुंज ने एक चिल्लम तंबाकू चढ़ाकर पिया और हुक्का दीवार के सहारे खड़ा करके पुकारा, कुसुम। कुसुम अपनी कोठरी में बैठी सिलाई कर रही थी। वहीं बैठे बैठे उसने पूछा, क्या है? कुंज, मैंने कहा इतनी रात हो गई, कुछ खाने को नहीं बनाओगी? नहीं, आज कुछ नहीं बनेगा, कुसुम ने जवाब दिया। यही तो पूछता हूँ, क्यों? मुझसे 100 बार नहीं कहा जाता, कुसुम ने भी बिगड़ कर कहा। यह बात सुनकर कुंज दंदनाता हुआ उसकी कोठरी में जा पहुंचा, चिल्लाकर बोला, देखा कुसुम, तू मुझे जला मत। अगर इस तरह परेशान किया करेगी तो जिधर मुंह उठेगा एक दिन उधर चला जाऊंगा, कह देता हूँ। कुसुम, जाओ जाओ, अभी चले जाओ। इस तरह डोम चमारों की तरह तो मैं घर में चीखने चिल्लाने नहीं दूंगी। अगर तबीयत हो तो बाहर गली में जाकर जी भरकर चिल्ला लो। कुंज ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, छोटी बहन होकर बड़े भाई को घर से निकाल रही है? कुसुम ने कहा, हाँ निकाल रही हूँ। तुम बड़े हो तो क्या जो चाहे सो करोगे? बहन का चेहरा देखकर कुंज मन ही मन चिढ़ गया। उसने कुछ नरम होकर कहा, बता तो सही मैंने क्या किया है। कुसुम बोली, बिना मुझसे पूछे तुम यहाँ से चले गए और उसके घर जाकर खा है, तो इसमें नुकसान क्या हो गया? इसमें क्या नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज मना किए देती हूँ, वहां फिर कभी मत जाना। कुंज बड़ा भाई था। झगड़े से अपनी हार मानने में उसे शर्म हुई। उसने कहा, तू क्या मुझसे बड़ी है जो मुझ पर हुक्म चलाती है? मैं जहां चाहूं वहां जाऊंगा। कुसुम ने भी उसी तरह जोर से कहा, नहीं, कभी नहीं जाने दूंगी। अगर मैंने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा दादा, मैं कह देती हूँ। कुंज इस बार सचमुच ही डर गया, तो फिर से साहस दिखलाते हुए कहा, जाऊंगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? सिलाई का काम फेंक कर कुसुम जल्दी से उठ खड़ी हुई, चिल्ला कर बोली, देखो कह देती हूँ, गुस्सा मत चढ़ाओ। चले जाओ मेरे सामने से, कह रही हूँ, हट जाओ। सिट पिटाकर कुंज कोठरी से बाहर निकल आया। दरवाजे की आड़ में खड़ा होकर धीरे से बोला, तेरे डर से हट जाऊंगा? यदि मैं वहां जाऊंगा तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। चिराग की बत्ती तेज कर वह फिर सोने लगी। आड़ में खड़े कुंज की हिम्मत बढ़ गई। उसने अपनी आवाज कुछ और तेज करके कहा, कहते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है। खुड्डायन सी चिल्लाएगी तो कोई हर्ज नहीं, मैं तनिक जोर से बोल दूं तो। यह कहकर कुंज रुक गया, परंतु जब इसका भी अंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं हुआ तो मन ही मन बहुत संतुष्ट हुआ। जाकर वह अपना हुक्का उठा लाया और अपने गले की आवाज कुछ तेज करके बोला, जब मैं बड़ा हूं, घर का मालिक हूं, तो सब काम मेरी मर्जी से होगा। यह कहकर कुंज ने वह जली हुई चिल्लम उलट दी और फिर से तंबाकू चढ़ाते हुए जोर से बोला, किसी की बात सुनने की मुझे जरूरत नहीं। मैं बार बार नहीं 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 सुन सकता। जब मैं घर का मालिक हूं, जब घर बार सब मेरा है, तो मैं कहूंगा वही। सहसा उसने पीछे पैरों की आड़ सुनी और जब घूमकर देखा तो चुप रह गया। चुपचाप आकर कुसुम तेज निगाहों से उसकी ओर देखती रही। उसने कहा, बैठे बैठे तुम कलह करोगे या जाओगे यहाँ से? छोटी बहन की इस तेज निगाह के सामने बड़े भाई के मालिक बनने का सारा हौसला जाता रहा। उसके मुंह से जल्दी कोई बात नहीं निकली। कुसुम ने फिर उसी तरह कहा, दादा बताओ, यहाँ से जाओगे या नहीं? अब ना तो वह कुंजनाथ रह गया था, ना उसकी वह आवाज। भराई आवाज में उसने कहा, हुक्का चढ़ाकर अभी जाता हूँ। लाओ, मुझे दे दो, कुसुम ने हाथ बढ़ाकर कहा। यह कहकर उसके हाथ से चिल्लम लेकर चली गई। फिर थोड़ी देर में घर लौट आई। हुक्के पर चिल्लम रखकर उसे देती हुई बोली, सुनारों की दुकान पर जाओगे ना? सिर हिलाकर कुंज ने कहा, हाँ। कुसुम ने सहज भाव से कहा, अच्छा जाओ, पर देखो ज्यादा रात मत कर लेना, रसोई बनाने में मुझे देर नहीं लगेगी। हाथ में हुक्का लिए कुंजनाथ धीरे धीरे बाहर चला गया। वृंदावन के घर का जो परिचय उस दिन कुंज ने अपनी बहन को दिया था, उसमें किसी तरह की कोई अतियुक्ति नहीं थी। उसके घर में सचमुच ही लक्ष्मी फटी पड़ती थी और उसके लिए उनके घर में किसी तरह का अहंकार या अभिमान नहीं था। उस गांव में कोई पाठशाला नहीं थी। अपनी ही कोशिश से वृंदावन ने बचपन में कुछ लिखना पढ़ना सीख लिया था और तब से ही अपने गांव में एक पाठशाला खोलने का निश्चय भी किया था। किंतु उसके पिता गौरदास बड़े चालाक आदमी थे। वृंदावन उनका इकलौता बेटा था।
फिर भी ऐसे बेकार काम में उन्होंने अपने बेटे को प्रश्रय नहीं दिया। किंतु उनकी मौत के बाद वृंदावन ने उस तरह की एक पाठशाला अपने चंडी मंडप में खोल दी, जिसमें बालकों को निःशुल्क पढ़ाया जाता था, और इस तरह उसने अपने निश्चय को कार्य रूप में बदल दिया। उनके मोहल्ले में एक पुराने शिक्षक थे जिन्हें पेंशन मिलती थी। अंग्रेजी सिखाने के लिए वृंदावन ने उन्हें रख लिया। रात को धीरे से आकर वे पढ़ा जाया करते थे, इसलिए यह बात गुप्त ही रही। गांव में कोई यह बात नहीं जानता था कि वैष्णव वृंदावन अंग्रेजी भी पढ़े हैं। 5 साल पहले जब उनकी स्त्री मर गई थी तो वे इस पढ़ने लिखने में ही लगे रहे थे। रात को पढ़ा करते, सवेरे घर की जमींदारी आदि का काम देखते और अपनी स्थापित पाठशाला में दोपहर को किसान बालकों को पढ़ाया करते। उनकी विधवा माता जब फिर से विवाह करने के लिए आग्रह करती तो वे अपने शिशु पुत्र को दिखलाकर कहते कि जिसके लिए विवाह किया जाता है वह तो मेरे पास ही है, तो फिर विवाह करने की जरूरत ही क्या है। माँ बहुत रोती गिड़गिड़ाती, पर वे कुछ नहीं सुनते। इस तरह 2 साल बीत गए। उसके बाद वृंदावन ने अचानक एक दिन कुसुम को कुंज वैष्णव के मकान के सामने देखा। नदी से नहाकर और पानी की एक कलसी कमर पर रखे हुए कुसुम घर आ रही थी। उस समय उसने यौवन में कदम रखा था। मंत्रमुग्ध की तरह वृंदावन उसे देखते रह गए। जब वह अंदर चली गई तो धीरे धीरे आगे बढ़ गए। इस गांव के सभी घरों को वे बखूबी जानते थे, इसलिए उन्हें यह जानते देर नहीं लगी कि यह किशोरी कौन है। एक संतान हो जाने पर माँ बेटे में जो रिश्ता होता है वही रिश्ता वृंदावन में और उसकी माँ में था। घर पहुंचकर अपनी माँ से निसंकोच कुसुम की बात कह दी। माँ ने कहा, अरे बेटा, क्या ऐसा भी हो सकता है? उन लोगों में तो दोष है। वृंदावन ने जवाब दिया, हुआ करे माँ, परंतु आखिर है तो तुम्हारी बहू ही ना। जब मेरा विवाह वहाँ किया था तब क्यों नहीं सोचा? माँ ने कहा, वह सब तुम्हारे बाबूजी जानते थे, जो अच्छा समझा वे कर गए। वृंदावन ने अभिमान पूर्वक कहा, तो यही सही माँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, तो मुझे विवाह के लिए परेशान मत करना। यह कहकर वृंदावन बाहर निकल गए। यह सब 3 साल पहले की बात है। वृंदावन की माता ने इस बीच कुसुम को अपने घर लाने की काफ़ी कोशिश की, किंतु उसका कुछ लाभ नहीं हुआ। किसी तरह भी कुसुम को राजी नहीं किया जा सका। कुसुम के विरोध की 2 खास वजह थी। एक तो यह कि असमर्थ और मंदबुद्धि भाई को अकेला छोड़कर कहीं भी सुख से नहीं रह सकती थी, और दूसरी वजह तो पहले ही बता दी जा चुकी है। अगर किसी तरह का सामाजिक संस्कार किए बिना आसानी से वह अपने ससुर के घर जाकर सुख से रह सकती तो शायद वह अपने भाई के अनुरोध और आग्रह को इस तरह जी जान से नहीं टालती, परंतु वह सोचती कि फिर से वही काम करने होंगे। वैष्णवों की तरह तरह के दल आकर खड़े होंगे। मेरी माँ के मिथ्या कलंक की चर्चाएं छिड़ेंगी। मेरे बचपन की बीती हुई सारी घटनाओं की बात होगी, और भी ना जाने कितनी बातें। शोरगुल मचेगा और कौतूहलवश पास पड़ोस के लोग भी देखने आ जाएंगे। मेरी सखी सहेलियां उत्सुकता से इधर उधर तांग झांक लगाएंगी और अपने घर जाकर हंसी उड़ाएंगी कि कुसुम का विवाह डोम चमारों की तरह हो गया। तौबा तौबा, इन सब बातों को सोचकर वह मारे लाज के गड़ जाती है। भले आदमियों के जिन लड़कियों के साथ बैठकर उसने पढ़ना लिखना सीखा है, जिनके साथ वह इतनी सयानी हुई, दरिद्र होने पर भी अपने मन में यह विचार उसने कभी नहीं आने दिया कि आचार विचार में मैं उन लोगों से किसी तरह छोटी हूँ। कल शाम को अपने भाई के साथ कुसुम की कहासुनी हो गई थी। गुस्से में आकर काठ के संदूक की चाबी उसने अपने भाई के पैरों के पास फेंक दी थी और कहा था कि जो भी हो जाए, परंतु इस संसार में अब मैं नहीं रहूंगी। आज सवेरे जब वह नदी से नहाकर लौटी तो देखा भाई घर में नहीं है, कहीं चला गया है। फेरी वाला उसका दौरा भी घर नहीं है। मन ही मन हंसते हुए कुसुम ने कहा, कल रात को डांट सुनाकर दादा आज सवेरे ही भाग निकले। निसंदेह कल की अपनी भूल सुधारने के लिए आज वह चल दी है। परंतु कुसुम का अनुमान गलत निकला। जो उसने सोचा था वह नहीं हुआ। जो थोड़ी देर बाद प्रकट हो गई बात वह थी। सवेरे ही उठकर हमेशा कुसुम को घर का काम करना पड़ता था। सारा घर आंगन गोबर से लीपना पड़ता था और आंगन को साफ करना पड़ता था। तब नदी से नहाकर जल भरकर लाना पड़ता था और अपने भाई के लिए रसोई बनानी पड़ती। खाना खाकर कुंज जब फेरी पर निकल जाता तब पूजा पाठ करने बैठती। कुंज जिस दिन बिना भोजन किए सवेरे ही निकल जाता, उस दिन दोपहर को वह घर लौट आता था। कुसुम ने भाई के आने में देर समझी, इसलिए फूल तोड़ने लगी। आंगन में एक और फूलों के कुछ पौधों में कुछ चमेली और जूही के थे। अपनी रोजाना की पूजा के लिए वह उसी से फूल
तोड़ लिया करती थी। फूल तोड़कर तथा और सब तैयारी करके जैसे ही वह पूजा पर बैठी, उसके दरवाजे पर कई बैलगाड़ियां आ खड़ी हुई और उसके बाद एक प्रौढ़ा स्त्री धक्के से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को देखती रह गई। कुसुम ने उसे पहचाना नहीं, परंतु नाक पर तिलक और गले में माला देखकर वह समझ गई कि चाहे वह जो भी हो पर है उसी जाति की। पास पहुंचकर प्रौढ़ा ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं पहचानती होंगी बेटी, परंतु तुम्हारे दादा पहचानते हैं। कहाँ हैं कुंजनाथ? कुसुम ने कहा, वे तो आज सवेरे ही कहीं चले गए, मालूम होता है देर से आएंगे। आगंतुक स्त्री ने आश्चर्य से कहा, हैं देर से आएंगे? अभी कल ही तो वे अपने बहनोई और 4-5 अन्य लड़कों को, जो रिश्ते में हमारे भांजे होते हैं, खाने का न्योता दे आए हैं। इसलिए मैंने ही आज सवेरे ही वृंदावन से कह दिया कि बेटे कह दो गाड़ी वाहन से कि गाड़ी जोत कर ले आए। मैं भी चलकर बहू को जरा दिखाऊं और आशीर्वाद दे आऊं। सुनकर कुसुम स्तंभित रह गई, परंतु तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया और माथे का आंचल कुछ और आगे खींचकर जल्दी से प्रणाम करके उठ खड़ी हो गई। कुसुम ने समझ लिया कि ये सास है। आसन पर बैठकर वह हंसते हुए बोली, वृंदावन ने कल खा पी चुकने के बाद हंसते हुए कहा कि मैं ऐसा भागा हूँ कि कुंज दादा हैं तो मेरे बड़े भाई की तरह, परंतु आज तक इन्होंने मुझसे यह भी नहीं कहा कि कल आकर हमारे यहाँ एक लुटिया पानी पी जाना। इधर कई दिनों से मेरी ननद के लड़के भी हमारे यहाँ हैं। उस पर कुंजनाथ ने हंसते हुए उन सबको भी न्योता दे दिया, इसलिए वे सभी आए हैं। सिर झुकाए हुए कुसुम चुपचाप खड़ी रही। वृंदावन की माँ निम्न श्रेणी की मामूली औरत की तरह नहीं थी, वह बहुत समझदार थी। कुसुम का भाव देखकर सहसा उसे संदेह हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य हुई है। संदिग्ध भाव से उसने पूछ लिया, क्यों बहू, कुंजनाथ ने क्या तुमसे कुछ भी नहीं कहा? घूंघट के अंदर से सिर हिलाकर कुसुम ने बताया, नहीं। परंतु वृंदावन की माँ ने यह नहीं समझा, बल्कि उन्होंने सोचा कि यह कहकर गया है, इसलिए संतुष्ट होकर बोली, तब ठीक है। इसके बाद कुंजनाथ के उद्देश्य से स्नेहपूर्वक डर था कहीं मेरा पागल बेटा सब बातें भूल ना जाए। तब तो समझती हूँ कि वह कुछ सौदा आदि खरीदने गया है, थोड़ी देर में आ ही जाएगा। लोग वे सब भी आ ही गए। बाहर से ही एक बार वृंदावन ने पुकारा, कुंज भैया, और उसके बाद सहसा आंगन में आ खड़े हुए। उनके साथ 3 लड़के थे, यही उनके फुफेरे भाई थे। उनकी माँ ने कहा, कुंजनाथ अभी बाहर गए हैं और बहू अंदर जरा शतरंजी बिछा दो, ये लोग बैठ जाए। कुसुम ने कुछ घबराकर अपने भाई की कोठरी में कंबल बिछा दिया और हाथ में चिल्लम सजाकर तंबाकू चढ़ाने के लिए रसोई घर में चली गई। यह देखकर वृंदावन ने हंसते हुए कहा, रहने दो, हम लोग तंबाकू नहीं पीते। चिल्लम रखकर कुसुम रसोई घर में एक खंबे के सहारे चुपचाप खड़ी हो गई। उसका विवेक शून्य बेवकूफ भाई कैसी आफत में डालकर खिसक गया। क्रोध, अभिमान, लज्जा और अवश्यंभावी अपमान की आशंका से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके भंडार की सभी चीजें तो कल ही खत्म हो गई थी। आज सवेरे जाने से पहले वह सोचती गई थी कि लौट कर आऊंगी तो दादा को हाट भेजूंगी, परंतु लौट कर देखा तो भाई का कहीं पता नहीं था। कुंज जब कोई गलती कर बैठता है तो वह अपनी छोटी बहन से इतना डरता है कि उतना कोई नौकर अपने मालिक से भी नहीं डरता होगा। जिन बड़े आदमियों के घर केवल भोजन कराने का के अपराध में कुसुम इतनी अधिक गुस्सा हुई थी, ताव में आकर कुंज उन्हीं आदमियों को दल बल के साथ न्योता दे आया था। यह अपराध उस पहले अपराध से भी तो बड़ा था, इसलिए अपनी बहन से कुछ कह सकने का उसे साहस नहीं हुआ। इसलिए सवेरे उठकर वह भाग गया। किंतु अब चाहे कुछ भी हो, पर वह रात से पहले घर नहीं लौटेगा, यह तय जानकर कुसुम आशंका से विकल हो गई। और सबसे बढ़कर आफत यह हुई कि जिस संदूक में उसके इकट्ठे किए हुए थोड़े से रुपए थे, उसकी चाबी भी उसके पास नहीं थी और ऊपर हाथ में भी उसके पास एक पैसा नहीं था। निरुपाय होकर कुसुम करीब 5 मिनट तक खड़ी रही। इसके बाद अचानक उसका सारा क्रोध वृंदावन पर बरस पड़ा। वास्तव में तो सारा दोष इन्हीं का है। उसके नासमझ भाई को रास्ते में से क्यों वे घर पकड़ कर ले गए और उससे यह परिहास किया, और कौन है जो दादा उन्हें घर बुलाकर भोजन कराए। इधर 3 साल से अनेक बहानों से, अनेक उपायों से वृंदावन इधर आते जाते रहते हैं और कितनी ही तरह से भाई बहन के मन की तह लेने की कोशिश करते रहते हैं। कई बार सुबह शाम बेवजह भी मकान के सामने से गुजर गए हैं। हम कैसी बुरी हालत में हैं ये वे अच्छी तरह जानते, इसलिए हमें नीचा दिखलाने के लिए जानबूझकर कौशल रचा गया। काठ की मूर्ति सी कुसुम अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही। वह बड़ी अभिमानिनी है, परंतु इस समय वह अकेली है, क्या करे। वृंदावन की माँ तो उठकर भीतर जाकर लड़कों से बातचीत करने लगी, परंतु उसके लड़के की नजर कोठरी के बाहर इधर उधर भटकती रही। सहसा उसकी नजर रसोई घर में खड़ी कुसुम पर जा पड़ी। जब आंखें चार हुई
तो वृंदावन ने समझा कि वह इशारे से उन्हें पास बुला रही है। क्षण भर के लिए उसका हृदपिंड उछलकर रुक गया। उन्होंने सोचा कि यह असंभव है, ये मेरी आंखों की भूल है। वृंदावन सोचने लगेगी कि संयोगवश सामना हो जाने पर घूंघट खींचकर जल्दी से परे हट जाती है। मेरे प्रति जिसकी निदारुण अरुचि की बात कितनी बार कुंजनाथ सुना चुका है, वह क्या कभी स्वयं मुझे अपने पास बुलाएगी? यह कभी नहीं हो सकता। वृंदावन ने अपनी निगाह दूसरी ओर फेर ली, परंतु वहां भी वह नहीं ठहर सकी। जिस जगह आंख मिली थी फिर उसी ओर चल दी। सचमुच कुसुम उन्हीं की ओर देख रही है। उसने उन्हें हाथ के इशारे से बुलाया। लड़खड़ाते हुए वृंदावन ने रसोई घर के सामने आकर कोमल स्वर में पूछा, मुझे बुलाया है? कुसुम ने भी उसी तरह कोमल स्वर में कहा, हाँ। क्यों? कुछ देर चुप रहने के बाद कुसुम ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुमसे यह पूछती हूँ कि हमारे जैसे दीन दुखियों को इस तरह सताने में तुम जैसे बड़े आदमियों की कौन सी बहादुरी हो जाती है? यह कैसा अभियोग हुआ अचानक? वृंदावन चुप खड़े थे। कुसुम ने कुछ कड़ी आवाज में कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम किस तरह अपने दिन काट रहे हैं? फिर दादा से ऐसी हंसी क्यों की? इतने लोगों को लेकर क्यों खाने आए? वृंदावन पहले तो समझ ही न सके कि इस अभियोग में क्या जवाब दे, परंतु संभवतः वे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे, किसी भी वजह से अधिक विचलित नहीं होते। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने आप को संभालकर अत्यंत सहज और शांत भाव से पूछा, कुंज दादा कहाँ हैं? कुसुम ने कहा, पता नहीं, मुझसे बिना कुछ कहे सुने तड़के ही उठकर कहीं चले गए। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वृंदावन ने कहा, खैर गए तो जाने दो, मैं तो हूँ। घर में खाने पीने को क्या कुछ भी नहीं? ना, कुछ भी नहीं, सभी चीजें खत्म हो गई और इस वक्त एक पैसा भी मेरे पास नहीं है। वृंदावन ने कहा, तुम्हारी ही तरह मुझे भी इस गांव में सभी जानते हैं। मुझे एक गमछा दे दो, सभी चीजें खरीद कर मैं मोदी से भिजवा देता हूँ। मैं अभी नहा कर आता हूँ। अगर माँ पूछे तो कह देना नहाने गए हैं। अब तुम यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ। कुसुम ने भीतर कोठरी में से गमछा लाकर दे दिया। गमछा माथे पर लपेटते वृंदावन ने हंसकर कहा, तुम कुंज दादा की बहन हो, इसलिए वे तुम्हें इस तरह छोड़कर भाग सके। अगर तुम कोई और होती तो शायद इस तरह छोड़कर वे नहीं जा सकते। कुसुम ने खूब धीरे से जवाब दिया, सभी तो इस तरह नहीं छोड़ सकते, परंतु कुछ ऐसे हैं जो बड़े मजे से छोड़ सकते हैं। यह कहकर कुसुम ने ओट में से देखा कि इस बात में वास्तव में उनके हृदय पर कैसी चोट पहुंचाई। वहां से जाने के लिए वृंदावन ने कदम उठाया था कि फिर रुककर धीरे से बोले, तुम्हारा यह वहम शायद किसी दिन टूट जाए। बचपन में अपनी माँ के किसी दोष के लिए तुम जैसे जवाबदेह नहीं हो, उसी तरह अपने पिता के दोष के लिए मैं भी जवाबदेह नहीं हूँ। परंतु छोड़ो भी इन सब झगड़ों के लिए, अभी काफी समय है। जाओ रसोई की तैयारी करो। कुसुम ने कहा, बताओ तो रसोई की क्या तैयारी करूं? अगर तुम लोगों का पेट भरे तो कहो, मैं अपना सिर काट कर पकाने के लिए तैयार हूं। एक कदम बढ़कर वृंदावन फिर लौट आए। इस बात पर कोई जवाब न देकर आवाज को और धीमी करके बोला, तुम जो चाहे मुझसे कह सकते, मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, परंतु इस गुस्से की हालत में अपनी सास से कुछ मत कह बैठना। उन्हें तनिक सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। कुसुम ने गुस्से में फिसफिसाकर कहा, मैं कोई जानवर हूं कि अकल की अपेक्षा गुस्सा कहीं अधिक है? हाँ कुसुम, एक बात और, माँ नहाकर ही चली आई हैं, अभी तक कुछ पूजा पाठ नहीं किया। पूछकर सबसे पहले उनका इंतजाम कर दो, मैं चला। कुसुम, अच्छा जाओ, परंतु कहीं गप मत लड़ाते रह जाना। कुछ हंसकर वृंदावन ने कहा, नहीं, परंतु तबीयत होती है कि देर करके तुमसे कुछ झिड़कियां सुनूं। अगर किसी समय और के लिए तुम उम्मीद दिखाओ तो हो सकता है मैं आज जल्दी ही लौट आऊं। खैर देखा जाएगा। यह कहकर कुसुम रसोई घर में जा रही थी कि वृंदावन ने एक ठंडी सांस लेते हुए अचानक नरम स्वर में कहा, आश्चर्य, एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आज तुम मुझसे पहले पहल बातें कर रहे हो। लगता है जैसे युग युग से तुम मुझ पर इसी तरह शासन करती आ रही हो। ईश्वर के हाथ से बांधा यह बंधन कैसा विलक्षण है कुसुम। कुसुम खड़ी खड़ी सुनती रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वृंदावन के चले जाने पर अपनी पिछली बातें याद कर सहसा कुसुम का सारा शरीर कांप गया। रसोई घर में जाकर स्थिर होकर बैठ गई। आज तक जिसे वह अपनी शिक्षा के अभिमान से एक अशिक्षित किसान समझती आ रही थी, आज बातचीत और व्यवहार से उसके बारे में एक नए आनंद और नई चाह से वह उत्सुक हो उठी।